सादिया, वह औरत जिसके 7 शौहर गायब हो गए। क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना है जिसके 7 शौहर हों और सातों गायब हो गए हों? कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली बिस्तर और एक बंद कमरा। आज मैं आपको सादिया की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी औरत की कहानी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, ये आती है तो मर्द जाते हैं। 7 साल, 7 शादियां और सातों मर्द गायब। ये कहानी उस छोटे से गांव की है जहां सादिया रहती थी। 25 साल की एक ऐसी औरत जिसका चेहरा देखकर नजर न हटे और जिसकी आवाज सुनकर राह चलता मुसाफिर रुक जाए। जब वह बाजार से गुजरती तो लोग रास्ता देते थे, मगर पीछे से सरगोशियां गूंजती थीं। पहला शौहर शादी के तीसरे महीने गायब हुआ, दूसरा 40 दिन बाद, तीसरा सिर्फ 2 हफ्तों में, चौथा, पांचवा, छठा, कोई 1 महीने से ज्यादा न टिका। और हर बार जब कोई मर्द गायब होता, सादिया के घर में एक कमरा बंद हो जाता। पहले शौहर के जाने के बाद पहला कमरा बंद हुआ, दूसरे के बाद दूसरा। अब 6 कमरे बंद थे और 7वां कमरा अभी खाली खुला था। किसी ने कभी उन बंद कमरों में झांकने की हिम्मत नहीं की। एक बार पड़ोसी ने पूछा कि ये कमरे क्यों बंद हैं, तो सादिया ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, यादें हैं उनमें। पड़ोसी ने उस दिन के बाद कभी नहीं पूछा। फिर उस रोज गांव में एक नौजवान आया, कामरान, 28 साल का, दूसरे शहर से। वह सादिया की खूबसूरती की कहानियां सुनकर आया था और उसे सादिया के माजी के बारे में कुछ पता नहीं था। गांव वालों ने रोका, समझाया, मिन्नत की कि वापस चले जाओ, मगर कामरान ने हंसकर कहा, मैं डरता नहीं। शादी तय हो गई। निकाह की रात कामरान के चेहरे पर खुशी थी और सादिया के चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो 6 मर्द पहले भी देख चुके थे और फिर गायब हो गए थे। अगली सुबह गांव वालों ने कामरान का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था। कामरान का कोई निशान नहीं था, बस बिस्तर पर एक कागज पड़ा था। सिर्फ 3 अल्फाज, वो इंसान नहीं। गांव में खामोशी छा गई। सबने सादिया के घर की तरफ देखा। 7वां कमरा जो अभी तक खुला था, अब बंद हो चुका था और अंदर से सादिया के हंसने की आवाज आ रही थी। 7 मर्द गए, मगर कहां गए? और उन बंद कमरों में आखिर है क्या? गांव में कामरान के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए, गलियों में जमा हो गए और सबकी नजरें सादिया के घर पर थीं। दरवाजा बंद था, पर्दे गिरे हुए थे और वह हंसने की आवाज जो सुबह सुनाई दी थी, अब बंद हो चुकी थी। गांव का सबसे बूढ़ा शख्स, रहमत, आगे बढ़ा और उसने सादिया का दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कोई जवाब नहीं आया। जब वह वापस मुड़ने लगा तो दरवाजा अचानक खुल गया और सादिया सामने खड़ी थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुकून से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने रहमत की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, कामरान चला गया, मुझे छोड़कर। मैं क्या करूं? रहमत के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। गांव वाले वापस चले गए, मगर कोई मुतमिन नहीं था। रात को गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए और बातें हुई। कुछ ने कहा, सादिया बुरी औरत है। कुछ ने कहा, उस पर कोई साया है। कुछ ने कहा, 7 मर्द भला यूं कहीं चले जाते हैं। मगर कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। कामरान का लिखा वह कागज गांव के सबसे पढ़े लिखे शख्स उस्ताद जावेद के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे गौर से देखा और कहा, यह लिखाई कामरान की है, मगर देखो, ये आखिरी लफ्ज लिखते वक्त कलम का निशान टूटा हुआ है, जैसे किसी ने उसका हाथ रोक लिया हो। उसी रात एक नौजवान, समीर, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, ने फैसला किया कि वह सादिया के घर के बंद कमरों का राज जानेगा। आधी रात को वह अकेला उस घर की दीवार के करीब गया। उसने दीवार पर कान लगाया। अंदर से कोई आवाज नहीं थी। फिर उसने ऊपर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसकी नजर पहले बंद कमरे की खिड़की पर पड़ी, वह फौरन नीचे कूद गया। उसका चेहरा सफेद हो चुका था। लोगों ने पूछा, क्या देखा? मगर समीर ने सिर्फ एक जुमला कहा, वो कमरे खाली नहीं हैं। और उस रात के बाद समीर ने कभी उस घर का रुख नहीं किया। अगले चंद दिन गांव में अजीब और होलनाक चीजें होने लगी। जो लोग सादिया के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते थे, उनके घरों में एक एक करके मुसीबतें उतरने लगी। एक किसान के खेत जो सुबह तक लहलहाते थे, अगली सुबह जलकर काले हो गए। कोई आग नजर नहीं आई, कोई धुआं नहीं उठा। एक घर का वाहिद कमाने वाला अचानक ऐसी बीमारी में गिरा कि उठ ना सका। किसी के मवेशी रात भर चिल्लाते रहे
और सुबह तक एक एक करके मर गए। जानवर के जिस्म पर कोई जख्म नहीं, कोई बीमारी का निशान नहीं, बस जान निकल गई। एक घर का कुआं जिससे पूरी गली पानी लेती थी, एक सुबह सूखा मिला और उसके अंदर से ऐसी बदबू उठी कि कोई करीब न जा सका। बच्चों को रात को डरावने ख्वाब आने लगे। वे चीखते उठते और कहते, वो औरत आई थी। किसी के घर की दीवार बिना किसी वजह के दरारों से भर गई। किसी के दरवाजे खुद ब खुद रात को खुलते और बंद होते। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे कि ये सब सादिया की वजह से हो रहा है, मगर कोई यकीन से नहीं कह सकता था। शायद इत्तेफाक था, शायद नहीं था। मगर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने सादिया के बारे में बात करनी बंद कर दी। एक हफ्ते बाद सादिया फिर बाजार में नजर आई, बिल्कुल आम दिनों की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह सब्जी खरीद रही थी, दुकानदार से हंसकर बात कर रही थी और उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अजीब सुकून। मगर इस बार लोगों ने एक चीज नोट की। सादिया की नजरें गांव के हर उस नौजवान पर जा रही थीं जो अभी गैर शादीशुदा था। जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो, जैसे वह अगले को चुन रही हो। उस्ताद जावेद ने उस रात अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी किताब खोली जो उनके दादा ने लिखी थी, उस गांव की तारीख। उन्होंने सादिया का नाम ढूंढा और जब वह सफा मिला तो उनके हाथ कांप गए। किताब में लिखा था, सादिया पहली बार इस गांव में 50 साल पहले आई थी और उस वक्त भी उसकी उम्र यही थी, 25 साल। उस्ताद जावेद रात भर सो नहीं सके। पुरानी किताब में जो लिखा था वह उनके दिमाग में घूम रहा था। सादिया 50 साल पहले भी यहां थी और उसकी उम्र आज भी वही है। सुबह होते ही वे गांव के सबसे बूढ़े शख्स रहमत के पास गए, जिनकी उम्र 80 साल के करीब थी। जब उस्ताद जावेद ने पूछा, चाचा, क्या आपने सादिया को बचपन में देखा था? तो रहमत का चेहरा सफेद हो गया और उन्होंने आहिस्ता से कहा, हाँ देखा था। वह तब भी ऐसी ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उससे दूर रहना, मगर मैंने कभी नहीं समझा क्यों। अब समझ आ रहा है। उस्ताद जावेद ने कांपते हुए पूछा, तो 50 साल पहले भी मर्द गायब हुए थे? रहमत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, 3 मर्द गायब हुए थे और फिर एक दिन सादिया खुद गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा शायद मर गई, मगर 7 साल पहले वह वापस आ गई। ये बात सुनकर उस्ताद जावेद को एहसास हुआ कि सादिया जितनी बार गायब होती है उतनी बार वापस आती है, बिल्कुल वैसी ही, कोई तब्दीली नहीं। उस्ताद जावेद ने फैसला किया कि वे सादिया के घर के बाहर रात को नजर रखेंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। उस रात वे और गांव के 2 और नौजवान, अहमद और यासिर, दूर से सादिया के घर पर नजर रखे हुए थे। रात के 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ, मगर फिर अचानक सादिया के घर के अंदर से एक रोशनी नजर आई। न बिजली की तरह, न मोमबत्ती की तरह, एक अजीब सी नीली रोशनी जो धड़क रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये क्या है? मगर उस्ताद जावेद ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। रोशनी तकरीबन 10 मिनट तक रही और फिर बंद हो गई, बिल्कुल अचानक, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया, एक नौजवान तकरीबन 30 साल का, जिसने अपना नाम बताया, रमजान। वह दूसरे शहर से था और कहता था कि उसने सादिया के बारे में सुना है और उससे मिलना चाहता है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे बताया कि यहाँ 7 मर्द गायब हो चुके हैं, मगर रमजान ने हंसकर कहा, मैं उनसे मुख्तलिफ हूं, मैं उसका राज जानना चाहता हूं। उस्ताद जावेद ने उसे समझाया, बेटा, यहां मत रुको, वापस चले जाओ। मगर रमजान ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानना चाहता हूं कि वो 7 मर्द कहां गए और मैं उनका सुराग लगाऊंगा। रमजान ने बाजार में सादिया से मिलने के फौरन बाद उस्ताद जावेद को ढूंढा और आहिस्ता से कहा, मेरा भाई सुल्तान उन्हीं 7 मर्दों में से एक है, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उस्ताद जावेद ने रोकने की कोशिश की, मगर रमजान ने कहा, रोकना नहीं, बस साथ देना। मैं सादिया के घर जाऊंगा, उसे मसरूफ रखूंगा। आप पिछली दीवार से अंदर आइए और वो बंद कमरे खोलें। जो राज है वो उन्हीं कमरों में है। उस्ताद जावेद ने एक लम्हा सोचा, 7 गायब मर्द, 7 बंद कमरे, और ये नौजवान जिसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, ठीक है, मगर 10 मिनट, बस 10 मिनट। रात गए जब पूरा गांव सो चुका था, रमजान सादिया के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा दस्तक से पहले ही खुल गया, जैसे सादिया को पहले से पता था।
सादिया सामने खड़ी थी, वही मुस्कुराहट, वही गहरी आंखें। रमजान अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उधर पिछली दीवार के अंधेरे में उस्ताद जावेद ने आहिस्ता से कदम रखा, हाथ में हथौड़ा, सांस रुकी हुई। पहला ताला टूटा, अंदर से ठंडी भारी हवा निकली, जो इस मौसम में मुमकिन नहीं थी। पहले कमरे में फर्श पर घुटनों के निशान थे, जैसे कोई बरसों वहां बैठा रहा हो। दूसरे कमरे की दीवार पर नाखून से एक नाम लिखा था, गहरा, तकलीफ देह। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर कमरा खाली, मगर हर कमरे में कोई ना कोई निशान, जैसे वहां कैद रहने वाले ने आखिरी सांस तक ये साबित करने की कोशिश की हो कि वो यहां था, वो जिंदा था, उसे याद रखा जाए। छठे कमरे की दीवार पर 7 नाम लिखे थे और आखिरी नाम सुल्तान का था। उस्ताद जावेद का हाथ कांपा। अभी 7वां कमरा बाकी था। उधर सादिया के कमरे में रमजान बैठा था, जब अचानक सादिया की आंखें तंग हुईं और उसने कहा, तुम अकेले नहीं आए। उसी लम्हे पिछले हिस्से से 7वें कमरे का ताला टूटने की आवाज आई। सादिया तेजी से उठी, रमजान भी उसके पीछे दौड़ा। जब वो 7वें कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो उस्ताद जावेद अंदर खड़े थे और सामने 7 कुर्सियां थीं, 7 जिस्म, आंखें खुली, मगर कोई सांस नहीं, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने इंसान बनाए हों मगर अंदर रूह डालना भूल गया हो। रमजान की नजर सीधी आखिरी कुर्सी पर गई। रमजान ने हाथ बढ़ाया भाई के कंधे को छूने के लिए और हाथ अंदर से गुजर गया। जिस्म था मगर अंदर कुछ नहीं था। रमजान के घुटने कमजोर हुए और वो फर्श पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे मगर आवाज नहीं थी। उस्ताद जावेद ने सादिया की आंखों में देखा और पूछा, ये सब क्यों हुआ, सच बताओ। सादिया ने पहली बार बिना मुस्कुराए जवाब दिया, मैं खुद से ये नहीं कर रही थी। मैं एक ताकतवर जिन की गुलाम हूं, 50 साल से। वो जिन इंसानी रूहों को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करता है और मैं उसका जरिया थी। मैं चाहती भी तो रोक नहीं सकती थी। ये बंधन उस वक्त बना जब इस गांव के एक शख्स ने उस जिन से मुआहिदा किया, अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए। जिन ने बेटा वापस नहीं दिया मगर मुआहिदा पक्का कर लिया कि हर 7 साल बाद इस गांव का एक मर्द मेरे लश्कर में आएगा और मैं उस मुआहिदे का जरिया बनी। रमजान ने फर्श से उठकर पूछा, वो शख्स कौन था? सादिया ने आहिस्ता से कहा, जिसका खून आज भी इस गांव में है, रहमत के दादा। उस्ताद जावेद और रमजान दौड़ते हुए रहमत के घर पहुंचे। रात के 3 बज रहे थे मगर रहमत दरवाजे पर ही खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि ये रात आएगी। उनका चेहरा देखकर लगा जैसे 50 साल का बोझ उनकी कमर पर लदा हो। रमजान ने उनकी आंखों में देखा और समझ गया, ये वो शख्स है जो जानता था, जो समझता था, मगर खामोश रहा। उस्ताद जावेद ने सिर्फ इतना कहा, रहमत, आपके दादा ने एक जिन से मुआहिदा किया था। आपको पता था, आपने 50 साल छुपाया और उस खामोशी की वजह से 7 घर तबाह हुए। 7 मर्दों की रूहें एक जिन के लश्कर में चली गईं। रहमत के आंसू निकल आए, असली आंसू जो 50 साल से अंदर बंद थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे दादा ने अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए एक आमिल के जरिए उस जिन से मदद मांगी थी। बेटा वापस नहीं आया मगर मुआहिदा हो गया। मरते वक्त उन्होंने मुझे बताया मगर मैं डर गया। मैंने सोचा शायद ये सब रुक जाए, मगर नहीं रुका और मैं चुप रहा और मर्द गायब होते रहे। मैं जानता था, मैं सब जानता था। रमजान ने उनकी तरफ देखा और कहा, आपकी खामोशी ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। रहमत बिना कुछ कहे उठे और साथ चल दिए। जब वो सादिया के घर पहुंचे तो रहमत उन 7 खाली कुर्सियों के सामने खड़े हुए। हर कुर्सी पर वो जिस्म जो रूह के बिना थे, जो उनकी खामोशी की कीमत थे। रहमत ने आंखें बंद की और कहा, मैं खुद को उस जिन के हवाले करता हूं। मेरी रूह ले लो मगर इन 7 को छोड़ दो। ये बेगुनाह थे, मैं नहीं था। कमरे में हवा बंद हो गई। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर अचानक रहमत के जिस्म में एक लर्जिश आई। उनकी आंखें फैल गईं और वो खामोशी से फर्श पर गिर गए। उनकी सांस रुक चुकी थी। उनकी नस्ल का बोझ, उनके दादा का गुनाह, उनकी अपनी खामोशी, सब एक साथ खत्म हो गए। मगर वो 7 जिस्म जो कुर्सियों पर बैठे थे, एक एक करके धुंधले हुए और गायब हो गए। आजाद हुए मगर वापस नहीं आए, क्योंकि जो उस जिन की दुनिया में चला जाए वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता।
रमजान ने उस जगह को देखा जहां अभी सुल्तान की कुर्सी थी। सिर्फ एक अंगूठी पड़ी थी, सुल्तान की अंगूठी जो उसने शादी के दिन पहनी थी। रमजान ने उसे उठाया, मुट्ठी में बंद किया और आंखें बंद कर ली। सादिया दीवार के साथ खड़ी थी और पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो 7 शादियों में कभी नहीं गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आजाद हो गई 50 साल बाद। और अगली सुबह सादिया का घर खाली था। न सादिया, न कुर्सियां, न बंद कमरे, दीवारें बिल्कुल साफ, जैसे कभी कोई वहां रहा ही नहीं। और गांव में आज भी ये सबक जिंदा है, एक शख्स का लालच और एक शख्स की खामोशी दोनों मिलकर पूरी नस्ल को तबाह कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो अल्लाहू अकबर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सुनाने को बहुत कहानियां बाकी हैं।